व्यू 360 में। सदर ट्रंप का पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए कुछ ना करने का इल्जाम क्या जाहिर करता है? बैलेट बॉक्स पर हारने वाले अमरीकी मुसलमान भी तब्दीली लाने में कामयाब, और पाकिस्तानी साइकिलिस्ट समर खान ने अमेरिका में क्या सीखा? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से ये है प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। ये साल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए जिस अंदाज से शुरू हुआ, कुछ उसी तरह इख्तिताम पजीर होता भी दिखाई दे रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए कुछ नहीं करता। अमेरिकी नेटवर्क फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सदर ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का हवाला दिया और कहा कि हम पाकिस्तान को सालाना 1.3 अरब डॉलर देते हैं और बिन लादेन पाकिस्तान में रह रहा था। हम पाकिस्तान की मदद करते हैं, उसे ये रकम देते हैं। मैंने ये इमदाद ख़त्म कर दी क्योंकि वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। अब सदर ट्रंप के इस बयान पर पाकिस्तान और वाशिंगटन से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने ट्विटर पर कहा कि अमरीकी सदर का यह बयान पाकिस्तान के उन रहनुमाओं के लिए एक सबक है जो 9/11 के बाद अमरीका को खुश करते रहे। लोगों को अमरीका के हवाले किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में पाकिस्तानियों का जानी नुकसान हुआ और रेमंड डेविस जैसे अमरीकी अहलकार पाकिस्तान में आज़ादाना घूमते फिरते रहे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर लिखा कि हमने अमेरिका के लिए जो किया उसकी कीमत अपने खून से अदा कर रहे हैं। हमने वो जंग लड़ी जो हमारी नहीं थी। अमेरिका के मफादात की खातिर अपने मजहब को नए सिरे से ईजाद किया, अदम बर्दाश्त की जानिब गए। ये धोखे और ताज़ीरात का रिश्ता है। दूसरी जानिब अगर वाशिंगटन की बात करें तो यहाँ जनूबी एशियाई उमूर के सीनियर तजियाकार माइकल कुगलमैन ने तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगान जंग के लिए इंतहाई अहम सप्लाई लाइन्स फराहम की, जो कोई छोटी बात नहीं है। कुगलमैन ने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने ही एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज किसी को भी इसका जिक्र करके सियासी फ़ायदा नहीं मिलता। और वाशिंगटन के तहकीकी इदारे हस्टन इंस्टीट्यूट से वाबस्ता पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने कहा कि एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया में बड़े बड़े गैर हकीकी दावे नजर आएंगे। उन्होंने अपनी किताब मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स का हवाला भी दिया इस ट्वीट में। अब सदर ट्रंप का ये बयान क्या जाहिर करता है, इसका क्या असर हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के मेहमान से, नेशनल सिक्योरिटी उमूर के माहिर तजियाकार कामरान बुखारी। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। तो हमने ये देखा इस साल का जब आगाज़ हुआ था तो भी सदर ट्रंप की तरफ से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग तनकीदी ट्वीट पाकिस्तान के बारे में आई थी। अब एंड भी कुछ उसी तरह के नोट पे हो रहा है। क्या वजह नज़र आती है आपको इस हालिया बयान की? ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ ऑडियो का इशू हो रहा है, हमें कामरान बुखारी की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन इस मौजू पे हम बात करना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कामरान बुखारी के साथ हमारा ऑडियो के ज़रिए रब्ता बहाल हो जाए। इसी इंटरव्यू में जो उन्होंने सदर ट्रंप ने कल फॉक्स को दिया उसमें कुछ और अहम मौज़ूआत पे भी बातचीत की गई। उनमें से एक सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात और उसका अमरीकी सऊदी ताल्लुकात पर असर है, उसके बारे में भी हम अभी कुछ ही देर में बात करेंगे। हमारा राब्ता कामरान बुखारी से बहाल हो गया। तो कामरान, यही सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो सदर ट्रंप ने फॉक्स को इंटरव्यू देते हुए कहा, क्या वजह नज़र आती है उसकी? देखिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस किस्म के जारहाना बयान देते रहते हैं और फिर ये है कि उनके अपने बयान की तरदीद उनके अपनी ही इंतज़ामिया के किसी दूसरे जो है एहलकार की जानिब से आ जाती है। तो मैं नहीं समझता इसके ऊपर इतनी उछल कूद होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म भी ट्वीट कर रहे हैं, उनके काबीना के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, अपोजिशन से भी ट्वीटें आ रही हैं। तो ये एक हमेशा से एक जो है जिस तरह पाकिस्तान को चाबी लग जाती है और वहाँ पर जो है रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं ताकि किसी किस्म की सौदेबाजी हो सके। अब इसको जो है आप इस रेटरिक को, जवाबी रेटरिक का जो है जब के साथ जो है मुकाबला करेंगे तो ना आगे है ना पीछे है। अच्छा, ये बताइएगा कामरान के अब हमने देखा जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में जवाब जिस तरह के आ रहे हैं उनके बारे में आपने भी इशारा दिया, ओवरऑल एक मायूसी का पाकिस्तान की तरफ इजहार किया जा रहा है। एक चीज़ जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ ने भी किया और हम पाकिस्तान में देखते भी हैं, 9/11 के बाद पाकिस्तान बदला है। दो सवाल इसमें से निकलते हैं। एक तो ये कि अमेरिका को इसका किस हद तक इदराक है और होना चाहिए, और दूसरी तरफ फिर वही सवाल कि पाकिस्तानी एक बार फिर कह रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं थी, ये अमेरिका की जंग थी, और ढके छुपे लफ्ज़ों में मुशर्रफ इंतज़ामिया को भी और उसके बाद की जो लीडरशिप आई उनकी पॉलिसीज़ को भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने तनकीद का निशाना बनाया है। तो लेट्स गो बैक टू दैट फर्स्ट पॉइंट, अमेरिका को कितना इदराक है और कितना होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियाँ आई उनका?
دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے جو تبدیلی آئی ہے 9/11 کے بعد وہ اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ اس کو ریکگنائز کرتا ہے. اب ایک بیان جو ہے وہ اگر صدر کی طرف سے آ جاتا ہے سیاسی طور پہ یا جیو پولیٹیکل جو ہے نا محرکات کی بنا پر, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کا احساس نہیں ہے یا اس کا علم نہیں ہے یا اس کو وہ جو ہے پس پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک قدرتی عمل ہے. تبدیلی اسی طریقے سے آتی ہے کہ کوئی بڑا بین الاقوامی واقعہ رونما ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے اثرات کئی ملکوں میں پڑتے ہیں. پاکستان چونکہ جو ہے وہ ایک طرح سے دنیا کا جہادت سینٹرل رہ چکا ہے اور افغانستان کا پڑوسی ملک ہے, تو ظاہر ہے اس کے اندر تبدیلی آنی تھی. تو اس میں جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جس طرح اب ایک دفعہ پھر امریکہ کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, اور یہ جو پالیسیز کی جس طرح بات ہوئی کہ جی ماضی کے جو حکمران تھے انہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کی پالیسی اپنائی, اور جیسے یہ کہا گیا کہ جی یہ ہماری یعنی پاکستان کی جنگ نہیں تھی. کیا اب بھی یہ بات جو ہے کس حد تک درست ہے یہ کرنا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, ہم نے کسی اور کی جنگ لڑی پاکستان نے, اور اب جو نیشنل کنسنسس کی بات ہوتی ہے کیا پھر ہم اسی بات سے پاکستان پیچھے ہٹ رہا ہے کہ یہ کسی اور کے لیے جنگ لڑی؟ دیکھیں جس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیاسی جیو پولیٹیکل وجوہات کی بنا پر یہ بیان دیا کہ پاکستان امریکہ کے لیے کچھ نہیں کرتا, اسی طریقے کے بیانات پاکستان کی جانب سے آتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں, پاکستانی لیڈر یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی یہ جنگ نہیں تھی. یہ سیاسی بیان ہے. بات ساری اتنی ہے کہ اگر آپ ایک ایسے ملک کے پڑوسی ہیں کہ جہاں پر جو مین جنگجو فورس ہے طالبان, آپ اس کی پش پناہی کرتے رہے اور پھر ان کے مہمانوں نے جا کے امریکہ پہ حملہ کیا, تو پھر یہ آپ کی جنگ کیسے نہیں ہے؟ پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ لوگ ہیں, یہ ناسور پاکستان کے اندر پل رہا ہے کتنے عرصے سے, تو یہ پاکستان کی جنگ ہے. اس طرح کی بات کرنا صرف جو ہے ایک سیاسی بیان کا جواب دوسرے سیاسی بیان سے آ رہا ہے. اچھا لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ خود اب طالبان سے بات چیت کر رہا ہے. اے پی کی خبر آئی ہے لیٹسٹ بھی کہ ابھی جو زلمے خلیل زاد گئے افغانستان کے دورے پہ, خطے کے دورے پہ, تب بھی قطر میں ملاقاتیں ہوئیں, آلدو امریکی محکمہ خارجہ اس بارے میں کسی قسم کا بیان نہیں دے رہا. تو پھر وہی بات کہ سیاسی بیان کا جواب تو سیاسی بیان سے آ رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ خود اب ان ایلیمنٹ سے بات چیت کر رہا ہے جن کی پش پناہی کا پاکستان پر ہی الزام لگتا رہا ہے, اور پس پردہ جو ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو پی آر ہوتا ہے, پبلک ریلیشننگ ہوتی ہے, منظر عام پہ جو بیانات دیے جاتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ کبھی بھی جو حقیقت ہوتی ہے جو منظر عام پہ نہیں آتی اس کو چھپاتی نہیں ہے یا اس کو زائل نہیں کر دیتی. پاکستان نے دیکھیں ابھی ملا جو ہے برادر کو رہا کیا ہے, اسی جو ہے نا سلسلے کی کڑی ہے جو کہ مذاکرات امریکہ اور طالبان کے درمیان چل رہے ہیں. تو دیکھیں بیان دینا ایک بات ہے, حقیقت میں کیا ہو رہا ہے اس پہ سے جو ہے ہمیں جو ہے نظر نہیں ہٹانی چاہیے. آلرائٹ, کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے, نیشنل سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کچھ اور بھی بہت اہم معاملات پہ بات کی. تو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات اور اس کے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات پہ اثر کے بارے میں کیا بات چیت کی گئی, اس کے بارے میں ہم معلومات لیں گے ہمارے ساتھی ندیم یعقوب سے جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. ندیم, اس بارے میں صدر نے کیا کہا؟ سارا, یہاں واشنگٹن میں اس بارے میں جو ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے اس کے بارے میں ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے, لیکن عمومی طور پر جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کی سعودی عرب کے لیے جو حمایت ہے وہ جاری ہے. گزشتہ ہفتے واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ CIA نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ جو جمال خشوگی کا قتل تھا اس کا آرڈر جو تھا وہ شہزادہ محمد بن سلمان نے دیا تھا. اس کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے, اور اس کے بعد ہی صدر ٹرمپ نے CIA کی ڈائریکٹر جینا ہیسپل سے بات کی اور کیلیفورنیا میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے بات کی اور کہا کہ اس کی جو مکمل رپورٹ ہے خشوگی کے قتل کے بارے میں وہ انہیں منگل کے روز ملے گی. اس بارے میں مزید انہوں نے فاکس نیوز کو کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. سعودی صحافی جمال خشوگی کے ہولناک قتل کے تقریباً 2 ماہ بعد اور سعودی حکومت کی جانب سے کئی ہفتوں میں بار بار بیانات بدلنے کے باوجود صدر ٹرمپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ خشوگی کے قتل کا حکم کس نے دیا. آئندہ 2 روز میں پیر یا منگل کو ہمیں پوری رپورٹ ملے گی. ایک سوال کے جواب میں صدر نے کہا وہ ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. اب یہ کہنا قبل از وقت ہے, مگر یہ ممکن ہے اور ہم دیکھیں گے.
अमरीकी टेलीविजन नेटवर्क फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान शायद 5 मरतबा उन्हें बता चुके हैं कि वो खशोगी के कत्ल में मुलव्विस नहीं। कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा सदर ट्रंप पर जोर दे रहे हैं कि अमरीकी हसास इदारों के नताइज को कबूल करें। ये बहुत अहम है कि इंतजामिया सऊदी अरब की जानिब से ऐसे किसी मंसूबे का हिस्सा ना बने जिसका मकसद वाक़ये को छुपाना है, खुसूसन शहजादे के मुलविस होने को छुपाना। सऊदियों ने पहले ही दुनिया में अपनी साख को नुकसान पहुंचाया है। अमरीकी हिसास इदारे CIA ने जो भी नतीजा निकाला हो, महकमा खारजा का इसरार है कि खशोगी के कत्ल के हवाले से कतई तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा सब्र से काम लेने को कह रहे हैं। देखते हैं सदर मंगल को क्या कहते हैं। अगर हमें इन ताल्लुकात के बारे में बात करनी है तो फिर हमें ये भी देखना है मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन मुतासर ना हो और ईरान पर उसका असर ना पड़े, जो कि वाज़े तौर पर अच्छा किरदार नहीं है। तो हमें बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि हम खशोगी के कत्ल के बारे में क्या बात कर रहे हैं। सदर ट्रंप जो हैं वो बारहा ये कह चुके हैं कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की वजह से अमेरिका को बहुत से फ़वाइद हासिल हैं, मुआशी तौर पर भी, कारोबारी लिहाज से भी, और बहुत से मौक़े जो हैं वो अमरीकियों को मुयसर हैं। ताहम तजियाकार कहते हैं कि सदर ट्रंप को सऊदी पॉलिसी के बारे में जब वो फ़ैसला करें तो जो सऊदी तेल की अहमियत है दुनिया भर में, उसकी अहमियत को भी जहन में रखना चाहिए। जी सर। ऑलराइट, नदीम याकूब हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच नदीम। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इंटरव्यू के बारे में मजीद आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। बांग्लादेश में मुकीम रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की ज़िंदगी कैसी है, देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नई दस्तावेजी फिल्म डिस्प्लेस्ड में, जिसमें VOA की खुसूसी नुमाइंदा ग्रेटा वैन सस्ट्रन आपको रोहिंग्या कैंपों के अंदर लेकर जाएंगी। पनाह गज़ीन वहाँ किस हद तक महफूज हैं, उनका मुस्तकबिल कैसा है, ये और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी दस्तावेजी फिल्म डिस्प्लेस्ड में। और पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपको बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए उनके रिश्तेदारों की जानिब से जारी एहतजाज की तफसीलात समेत बहुत कुछ पढ़ने और देखने को मिलेगा। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात को 2 हफ्ते हो चुके हैं और इस मरतबा अमरीकी मुसलमानों ने भी एक नई तारीख रकम की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले जो इंतखाबात थे मुख्तलिफ ओहदों के लिए, उनमें 100 मुसलमान उम्मीदवार मुख्तलिफ सतह पर सामने आए। इनमें से 50 ने अपने प्राइमरी इंतखाबात जीतने के बाद जनरल इलेक्शंस में हिस्सा भी लिया। जीतने वालों ने तो एक नई तारीख लिख ही दी, लेकिन जो नहीं जीत सके बैलेट बॉक्स पे, वो भी नाकाम नहीं। पेश है रियासत मिनेसोटा से साकिब अल इस्लाम की ये रिपोर्ट। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के दारुल खिलाफा सेंट पॉल की रिहायशी जरीना बाबर ने अमरीका में सियासी अमल का हिस्सा बनने का फैसला साल 1995 में ओक्लाहोमा सिटी में होने वाले बम हमलों के बाद किया था। बॉम्बिंग होते ही पहले मीडिया पंडित्स ने अज़ूम करना शुरू कर दिया था कि ये मुसलमानों की वजह से हुआ है, बट इट वाज एक्चुअली अ डोमेस्टिक टेररिज्म। माय सन गॉट बुलीड इन स्कूल और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वी कैन नॉट बी एज एन आउटसाइडर इन दिस कंट्री, वी हैव टू गेट इन्वॉल्व, वी हैव टू टेक आवर डेस्टिनी इन आवर ओन हैंड्स। भारत से अमेरिका आकर आबाद होने वाली जरीना बाबर का कहना है कि कई साल तक सियासी रहनुमाओं और पार्टियों का साथ देने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो जब तक खुद अमरीकी सियासत में नहीं आएंगी, हालात बदलना मुश्किल है। वो पूरी मेहनत हम लोगों ने दूसरों पे की
उसका हमने कुछ ज़्यादा ख़ास आउटकम नहीं देखा। यही वजह है कि जरीना ने इस साल रियासत मिनेसोटा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ा। अगरचे वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन उन्होंने दूसरे अमरीकी मुसलमानों को सियासी अमल का हिस्सा बनने के लिए तहरीक जरूर दी। My name is Haris Pasha and I'm running for the Minnesota State House. मिनेसोटा स्टेट ही के सबसे बड़े शहर मिनियापोलिस के रिहायशी 29 साला हारिस पाशा ने मिनेसोटा स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ा। My father immigrated to this country from Pakistan with $33 and a dream. लेकिन जरीना के बरक्स उन्होंने एक मुख्तलिफ नौयत की मुहिम चलाई। सदर ट्रंप की इंतजामिया एक मसला जरूर है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको सिर्फ इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ना कि उससे आपको फायदा होगा, बल्कि सबकी मदद के लिए ये काम करना है। जैसे यहाँ सस्ती रिहाइश के मसाइल हैं और समाजी इंसाफ की फराहमी के लिए भी मैं काम करना चाहता हूँ। और उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम मुकामी कम्युनिटी के मसाइल को मद्देनजर रखकर लड़ी, जिसमें उन्होंने तालीम और सेहत आमा के मसाइल को उजागर किया। अगरचे वो भी जीत नहीं पाए, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने न सिर्फ अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए रास्ते खोले हैं, बल्कि उनके इलाके से मुल्की और रियासती सतह पर कई मुसलमान उम्मीदवारों की कामयाबी इस बात की जमानत है कि मुस्तकबिल में उनके लिए भी सियासी मैदान में पेशकदमी आसान होगी। इल्हान उमर और कीथ एलिसन की कामयाबी ने हमें अमरीकी मुसलमानों को एक नई तहरीक दी है कि इस मुल्क में बहुत कुछ मुमकिन है। जरीना बाबर और हारिस पाशा दोनों ही साल 2020 के इलेक्शन में लड़ने के लिए न सिर्फ पुरउम्मीद हैं, बल्कि अभी से उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, मिनियापोलिस, मिनेसोटा। पाकिस्तान अब भी उन बहुत से मुल्कों में शामिल है जहां लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना एक मुश्किल काम है। आज मिलते हैं समर खान से, जो एक साइकिलिस्ट हैं। समर खवातीन को स्पोर्ट्स में बाख्तियार बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत करने की खातिर हाल ही में अमेरिका आई। नीलूफर मुगल ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने अमेरिका में क्या देखा और क्या सीखा। यहाँ पे हर किसी को मैं बेशक सुबह हो या शाम हो, मेल फीमेल्स आप एक साथ स्पोर्ट्स कर रहे होते, रनिंग कर रहे होते, जॉगिंग, बाइकिंग, लेकिन कि ना आप एक दूसरे को, मैंने किसी को घूरता हुआ देखा कि वो एक दूसरे को स्टेयर कर रहे हो, ना कैट कॉलिंग करते हुए देखा है, ना रोड हरासमेंट देखी है। ईच एंड एवरी पर्सन इज फोकस्ड ऑन देयर वर्क। समर खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर से है। वो 4 साल से एडवेंचर स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं, लेकिन उन्हें इस मकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये चीज़ आती है कि लोग क्या कहेंगे। हमारा इन्वायरमेंट फीमेल्स के लिए स्पोर्ट्स के लिहाज से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स। शुरू में मुझे काफ़ी होता था, मेरी अम्मी काफ़ी कंसर्न होती थी कि तुम अकेले ट्रैवल करोगी। फिर उन्हें मुझे साथ साथ समझाना पड़ता था कि मैं यहाँ पे स्टे करूँगी, या ये जगह सेफ है और डेली बेसिस पे आपके साथ कांटेक्ट रहेगा। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद भी उन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स में कामयाबियां हासिल की। मेरा पहला टूर हुआ फ्रॉम इस्लामाबाद टू पाक चाइना बॉर्डर। मैंने साइकिल पे किया टूर वो। उसके बाद मैंने इस्लामाबाद से 14 से 15 दिन का सफ़र किया स्कर्दू शेगर तक साइकिल पे। 2 वीक्स में ग्लेशियर्स पे रही। उसके बाद आई वेंट इंटरनेशनली। मैंने रूफ ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो पे साइकिल अटेम्प्ट किया। समर खान का कहना है कि अमेरिका में 3 हफ्तों की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ पर न सिर्फ बेहतर सहूलतें हैं, बल्कि स्पोर्ट्स लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ पे हर दूसरा बंदा किसी न किसी तरह से स्पोर्ट्स के साथ अटैच है, और ये इसको टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटी नहीं समझते जैसे कि पाकिस्तान में समझा जाता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि आपका स्पोर्ट्स आपका करियर और प्रोफेशन भी बन सकता है, और हम उस लिहाज से काफ़ी पीछे हैं। समर खान अमरीकी महकमे खारजा के ग्लोबल स्पोर्ट्स मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ वाशिंगटन में थी। उन्होंने अपने 15 साथियों समेत मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में हिस्सा लिया। उनका इरादा है कि वो पाकिस्तान में माउंटेन बाइकिंग का बिजनेस शुरू करें, जिसके जरिए वो खास तौर पर कम वसाइल याफ्ता कम्युनिटीज को बाइख्तियार बनाने में मदद करेंगी। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360
صرف آج نیوز پر. زعفران یا کیسر دنیا کے مہنگے ترین مسالوں میں سے ایک ہے. اسے ایک سخت جان لیکن بڑے خوبصورت پودے سے حاصل کیا جاتا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اگنے والا زعفران دنیا بھر میں ہی اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے، لیکن وقت پہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں اس سال بھی فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے. بین الاقوامی سطح پہ بڑھتا ہوا مقابلہ بھی وادی میں زعفران کے کاشتکاروں کو متاثر کر رہا ہے. پیش ہے سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ. زعفران کے جامنی رنگ کے ایسے 150 پھولوں سے جن کے بیچ میں گہرے سرخ رنگ کے 3 لمبے اور ریشمی سوت ہوتے ہیں 1 گرام خالص زعفران حاصل کیا جا سکتا ہے. 1 کلو زعفران ایسے 1.5 لاکھ پھولوں سے ملتا ہے. اس وقت وادی کشمیر میں 1 گرام زعفران کی قیمت 3000 روپے ہے، لیکن کشمیر میں وقت پر بارشیں نہ ہونے اور آبپاشی کے مناسب انتظام کی غیر موجودگی کے باعث زعفران کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے. اس کو مطلب سال میں 3 بار بارش اینی ہاؤ ہونی چاہیے. اس سال 5% بھی نکلا ہے. 5% مین جو پرابلم ہے اس کی وہ اریگیشن کی ہے. یہ مطلب جب اس ٹائم ہوتا ہے اکتوبر نومبر میں یہ پھول دیتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈیفینیٹلی پانی ہونا چاہیے. وادی کشمیر میں زعفران پامپور کے علاقے میں اگتا ہے جو سری نگر کے قریب واقع ہے. کبھی یہاں فصل کی کٹائی کے وقت جشن کا سامان ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نظر نہیں آتا. جب پیداوار اچھی ہوتی تھی تو یہاں میلہ لگتا تھا، سب خوش ہوتے تھے اور ہر سو خوشحالی نظر آتی تھی. لیکن گزشتہ 2-3 سال سے زعفران کی کاشت بری طرح متاثر ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو پھول چنے ہیں ان سے زیادہ بکھاری رہ جاتا تھا. کشمیری زعفران کو بھارت کی منڈیوں میں دوسرے ملکوں سے آنے والے نسبتاً سستے زعفران سے بھی سخت مقابلے کا سامنا ہے. جب سے بیرونی ممالک کا زعفران آ گیا، کشمیری زعفران کی وہ مانگ یا وقت نہیں رہی بازار میں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بھارت میں کشمیری زعفران کے کسانوں کو تسلی بخش قیمت نہ ملنے کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. سب سے جو بڑی وجہ ہے ان ایفیشینٹ مارکیٹنگ. جو پروڈیوسر کو جو دام ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے. جو یہ مکان آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں مکان اربنائزیشن بہت ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کو اس میں انٹروین تو ضروری کرنا ہے اگر زعفران صنعت کو ان فیوچر بچانا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر میں زعفران کی پیداوار میں 2005 سے مسلسل کمی ہو رہی ہے. اس سال 1 ایکڑ اراضی سے 120 تا 160 کلو گرام زعفران حاصل ہوا تھا، جو کم ہو کر 2017 میں 12 کلو گرام ہو گیا. اور اس سال زعفران کی پیداوار میں مزید کمی کا اندیشہ ہے. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر. یہ تھا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں زندگی کا ایک اور پہلو. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.